Hello friend, I welcome you all on my channel. I am प्रदीप कुमार मिश्रा। आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे संधि। संधियाँ होती क्या हैं, तो आइए शुरू करते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि में दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसमें क्या रहता है, दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं और यह विकार जन्य संपर्क ही संधि कहलाता है। संधि को समझकर उन वर्णों को जो मिले हुए हैं, संधि हुई है जिनकी, उन वर्णों को पृथक करना जिससे वे मूल रूप में आ जाएं, तो यह संधि विच्छेद कहलाता है। वर्णों के आधार पर संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है। संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये कहलाती हैं आपकी संधियाँ। और इन तीनों संधि के जिस तरीके से इनके नाम हैं, ऐसे ही इनको समझाया भी गया है। स्वर से स्वर मिलेंगे तो स्वर ही मिलते हैं, जहाँ व्यंजन मिलते हैं वहाँ व्यंजन संधि हो जाती है, और जहाँ विसर्ग मिलते हैं वहाँ विसर्ग संधि हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले जो परिवर्तन है उसको संधि कहते हैं। आइए इनके प्रकार को भी देखते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती क्या है। तो सबसे पहले स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं तथा आपस में जुड़े शब्दों से एक तीसरे अर्थपूर्ण शब्द की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ दो स्वर मिलेंगे तो यहाँ स्वर संधि होगी। स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। मतलब पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। तो ये जो है ये आपके स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। तो इनको समझने के लिए इनको अलग अलग से एक एक करके डेफिनेशन से समझ लेते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है। दो सजातीय अथवा सवर्ण स्वर जैसे आ, ई, ऊ ये वाले है ना, सजातीय वाले दो सजातीय अथवा सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे दो आ छोटी छोटी भी मिलेंगे तो भी वो दीर्घ हो जाएंगे, और बड़ा आ भी मिलेगा तब भी वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि आ ई ऊ तथा ऋषि वाला री के बाद ही ह्रस्व मतलब लघु या दीर्घ स्वर जुड़ता है तो दोनों मिलकर आ ई ऊ ऊन वाला ऊ तथा ऋषि वाला री के रूप में सामने आते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसको याद रखने के लिए दोस्तों परिभाषा याद कीजिए। साथ ही में ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आ से आ मिलकर आ बना है, आ से में बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना है, बड़े आ से मिलकर छोटा आ, इनकी जो अंत के अक्षर हैं जो अभी अपन ने इसकी डेफिनेशन में पढ़े थे कि पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर मिलकर जो नए स्वर की रचना करते हैं, तो इस प्रकार की को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, ई से ई मिली है, बड़ी ई बनी है। ई से बड़ी ई मिली है तब भी बड़ी ई मिली है, बड़ी ई से मिली है तब भी बड़ी ई बनी है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से विच्छेद करने को भी पूछा जाता है
और संधि बनाने को भी बोला जाता है। तो इसमें आपको यही याद रखना है जो साइड में ब्रैकेट में दिया हुआ है, जैसे अन्नभाव या पितृ ऋण, सभी उदाहरण इसमें आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल के। नेक्स्ट है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है, आ या आ, ध्यान रखना, जब आ या आ, केवल यही दो सजातीय स्वर, इनके अलावा कोई नहीं, आगे ये दोनों रहेंगे। तो आ या आ के बाद यदि अन्य सजातीय स्वर ई ऊ ऋषि री जुड़ता है तो ए ओ और अर हो जाते हैं, मतलब ई या ई जुड़ेगा तो ए बनेगा, ई या बड़ी ई मिलेगा उससे, किससे, आ या बड़े आ से, और ऋषि मिलेगा तो अर बन जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, कुछ ये हैं, इसमें आप साइड में देख लीजिए। रमा, धनेंद्र, रमेंद्र, आ से ई मिला है तो ए बना है, आ से ऊ मिला है तो ए बना है, आ से ऊ मिला है तो ओ, फिर ओ, और अंत में देखिए आ से जब री मिला है तो अर बना है, जैसे देव ऋषि तो देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, गंगा धनुर्मी गंगोर्मी। ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आप ध्यान से समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है संधि का तो अवश्य बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, आ और आ बड़े आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं, और ओ या औ रहें तो दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब आ के बाद ए या ए आए, या बड़े आ के बाद ए और ए आए, या ओ और औ आए, तभी यहाँ वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। यदि ई आता है या ऊ आता है तो वो किस में पहुँच जाते हैं, गुण स्वर संधि में। यदि आ के बाद ई या ऊ का कोई सजातीय स्वर आता है तब वहाँ वृद्धि गुण स्वर संधि होती है, और जब आ और आ के बाद ए का सजातीय, ए और ए का सजातीय स्वर मतलब ए, आई मतलब इसको आई बोलते हैं, और ओ और औ आ तो कौन सी स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक एक मिलकर एक एक हो गया, परम धन औसत मिलकर परम औसत हो गया, परम ओजस्वी परम ओजस्वी हो गया, शिवा ऐश्वर्य मिलकर शिवैश्वर हो गया। यहाँ क्या मिला है, बड़ा आ और ए, तो ये क्या बने हैं, आई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आ और आ मतलब बड़े आ के बाद जब ये सजातीय स्वर आते हैं, जो कौन कौन से, ए या आई या ओ और औ, तब यहाँ वृद्धि स्वर संधि होती है। नेक्स्ट है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो पहले शब्द होगा संधि का, उसमें आ या बड़ा आ नहीं आएगा। इसमें क्या आता है, ई ऊ और ऊ तथा ऋषि वाला री। ठीक है, तब इनके बाद क्या आएगा, इनके बाद यही आ सकते हैं जो अपन पहला शब्द के अंत में होंगे, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी यही हो सकते हैं। ई का हो जाएगा या, ऊ का हो जाएगा वा, तथा री की जगह हो जाता है रा। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल हैं। यदि, अपि, यद्यपि हो जाता है, इति आदि इत्यादि हो जाता है, अति उत्तम, अत्युत्तम, न्यून, न्यून, मात्र, आनंद। ये आपके सामने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आप इन एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यण स्वर संधि के लिए पहले शब्द के अंत में ई ऊ या री होगा, है ना। यहाँ बाकी जो अन्य स्वर हैं वो दूसरे शब्द के प्रारंभ में रहेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में दोनों जो सजातीय स्वर हैं वो दोनों शब्दों के आगे और पीछे रहेंगे, है ना। गुण में क्या रहेगा, गुण में आ के बाद ई ऊ आएगा, और वृद्धि में आ के बाद ए
ओ और औ जो वर्णमाला अपन ने स्वरों की देखी है, आपको उसी से याद रखना है क्रम से कि पहले सभी वर्णों का सजातीय स्वर मिलेंगे, दूसरी वाले में दूसरे भेद में स्वर संधि के ये आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और जो अंत में है अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि में ये अंत वाले हैं, ये अंत वाले स्वर आ गए हैं ए ओ या औ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आता है, मतलब विजातीय मतलब इनसे अलग वाला। तो यह मेल ए का आय हो जाता है और ऐ का आय हो जाता है ना। और ओ का अव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में जो दिए गए हैं ब्रैकेट में भी आप देख सकते हो, ब्रैकेट वाले याद रख लो तो भी आपको ये हमेशा याद बना रहेगा कि ये कौन सी संधि है, अयादि। नए धन अन ए के बाद आ आया है तो अय हो गया है, नयन बन गया है। नई के बाद यहाँ आई है प्लस अक, ये नायक बन गया है। पो धन अन ओ के बाद आ आया है तो ये पवन हो गया है। फिर पौ धन अन पावन हो गया है। संधि ये स्वर संधि के जो 5 भेद हैं और जो स्वर अपन ने पढ़े हैं अ आ इ उ ओ औ, है ना। तो ये पहले ऊपर से एक साथ जुड़ते आते हैं, अंत में इनका उल्टा होने लगता है। अब आते हैं व्यंजन स्वर संधि पर, सॉरी व्यंजन संधि पर। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि। व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद पहला जो शब्द है आगे वाला उसके अंत में व्यंजन रहेगा। ठीक है, और व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो इसमें मैंने पहले भी अपने इसके पहले वीडियो में बताया था कि आपको वर्ग याद होना ज़रूरी है कि का चा टा ता पा कचट तप, ये मैंने वर्ड बताया था। तो इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, कचट तप। इसमें का से एक वर्ग होगा जिसमें 5 अक्षर होंगे, चा से दूसरा वर्ग होगा, टा से तीसरा वर्ग होगा, ता से चौथा और पा से पांचवा वर्ग होगा। और इनके सभी का खा गा घा डा चा छा जा झा धा, इस तरीके से इनके जो सभी वर्ड के 5-5 अक्षर होंगे वो आपको याद होने चाहिए और उसी का क्रम भी याद होना चाहिए, तब जाके आपको व्यंजन संधि बनेगी। तो ये कहते हैं का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है या रा ला वा तथा कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। वही मैंने बोला कि आपको वर्ग और वर्ग के सभी अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके पहले वाला आप वीडियो देखेंगे तो आपको वर्ग और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अक्षर आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो उदाहरण में देख लीजिए, दिग्गज इस तरीके से का प्लस गा बना है, ता प्लस वा दा बना है, का और आ मिलकर गा बना है। दूसरा जो इसका टाइप होता है व्यंजन का, उसमें भी आपको वर्ग तो याद होने ही चाहिए। इसमें क्या रहता है, का और माँ जुड़कर डा बनते हैं, पांचवा अक्षर हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है इसमें। इसी प्रकार ता से ना मिलकर ना बन जाता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इनके प्रथम वर्गों के प्रथम अक्षर के बाद यदि ना या माँ के मेल से का बनता है, चा टा ता पा अपने वर्ग के पंचम वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। पंचम वर्ण जो होगा उसमें रूपांतरित हो जाता है। तो आपको ये वर्ग और वर्ग के सभी अक्षरों का नॉलेज होना ज़रूरी है, याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। कचट तप, ये मैंने नाम बता दिया है, याद रखिए। नेक्स्ट जो है इसमें वो है ता या टा के बाद यदि चा या फा हो तो ता या टा के बदले जा, तथा जा या झा हो तो जा, टा या ठा हो तो ट, और डा या ढा हो तो डा, तथा ला हो तो ला हो जाता है, मतलब आधा ला, हलंत वाला मतलब आधा ला है, तो हो तो पूरा ला हो जाता है। जैसे उतधनचारण, ये उच्चारण हो गया, ता और चा मिलकर चा बना है। ठीक है, इस तरीके से सज्जन है, उड्डयन है, उल्लास है, ता के बाद ला आया है तो ला बन गया है वो। इसी तरीके से माँ के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार अम में चला जाता है, अनुस्वार मतलब अम, तथा
बाद वाले वर्ण का रूपांतर हमेशा स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो अहम धनकार, अहंकार, सम धन, गम, संगम, किम धन, चित, किंचित। पांचवा जो टाइप है इसमें ता वर्ग का चा वर्ग से योग में चा वर्ग तथा ता वर्ग के शकार से, ठीक है, जैसे दृष्टा योग से टा वर्ग हो जाता है। जैसे महत्धन, छत्र, महच्छत्र, ता और छा मिलकर छा बना है, पूरा छा बना है। और षटकोण का सा दूसरे में और ता व्यंजन से मिलकर ता बन गया है। दृष्टा, ता है तो वो क्या हो गया, दृष्टा हो गया है। नेक्स्ट जो है इसमें बताया जाता है किसी वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़कर, वर्ग का पांचवा अक्षर, अंतिम वर्ण मतलब पांचवा अक्षर को छोड़कर शेष वर्णों के साथ हा का मेल हो तो, मतलब लास्ट वाले पंचम वर्ण को छोड़कर, तो हा उस वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का जो चौथा होगा वो हो जाता है। तथा हा के साथ जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे उत्धनहत, उद्धत, ता और हा मिला के धा हुआ है। और उत्धनहार, उद्धार, ता प्लस हा, धा। ह्रस्व स्वर के बाद छा हो तो छा के पहले चा जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छा होने पर भी ऐसा ही होता है। जैसे अनुधनछेद, अनुच्छेद बन जाता है, मतलब इसमें ऊ, छोटा वाला ऊ मतलब लघु स्वर ह्रस्व स्वर के बाद छा आया है तो वो क्या बन गया है, आधा चा, अनुच्छेद। परिधनछेद, परिच्छेद, इसमें ई वर्ण आया है पहले, और साला ये बड़ा आया है और उसके बाद छा हुआ है तो आदि आगे जो है वो चाप बन गया है, आधा चा। इसके बाद है विसर्ग संधि। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये विसर्ग संधि की परिभाषा होती है। इसके भी टाइप्स हैं। तो इसके टाइप्स में पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का श, टा ठा हो तो शा, तथा ता और था हो तो शरोते वाला सा हो जाता है। जैसे निह धन चय, ये निश्चय हो गया। विसर्ग रहेगा इसमें, विसर्ग परिभाषा के हिसाब से विसर्ग के साथ ही स्वर या व्यंजन मिलेंगे। तो यहाँ विसर्ग है प्लस चा है तो ये शा बना है। दूसरे में धनु धन टंकार, धनुष टंकार हो गया है। निह धनतार, निस्तार हो गया है। विसर्ग और ता मिलके शा बना है। ता मिलके और विसर्ग से के साथ क्या मिलता है, शा बन जाता है। दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो तो विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे निष्कपट, निहि धन कपट, निष्कपट। निहि धन फल, निष्फल। निहि धन पाप, निष्पाप। ठीक है, आगे कहते हैं यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा उससे जुड़ने वाला वर्ण, विसर्ग से पहले आ हो तो उससे जुड़ने वाला वर्ण का, खा, पा, फा कुछ भी हो, विसर्ग यथावत ही रहता है। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल, पाया धन पान, पाया पान। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले, याद रखना है विसर्ग के पहले की बात हो रही है, आ हो तथा उससे जुड़ने वाले शब्द का पहला वर्ण भी आ हो, उसके बाद जुड़ने वाला जो वर्ण है उसमें भी आ ही हो पहले, तो विसर्ग ओकार हो जाता है तथा आ का लोप हो जाता है। जैसे प्रथमः धनाध्याय, प्रथमोध्याय, यशा धन अभिलाषी, यशोभिलाषी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसमें जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या रा ला वा हो, वा तथा हा रही तो विसर्ग ऊ हो जाता है। यह ऊ पूर्ववर्ती आ से, जो पहले आने वाले वर्ड के अंत में होगा, आ से मिलकर ओ हो जाता है। जैसे मनहा धन रथ, मनोहरथ। यशः धनधरा, यशोधरा। और यशः धंधा, यशोदा। ठीक है, तो आपको ये जो इनकी परिभाषाएं हैं इनको अच्छे से याद रखना है कि विसर्ग के पहले क्या रहेगा तो क्या होगा और उसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, तो ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। तभी आपसे कोई भी संधि, किसी भी
शब्द की संधि या संधि विच्छेद करने को आ जाता है, तो यकीन मानिए आपसे 100% संधि बन जाएगी। आगे देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए अथवा जुड़ने वाले वर्ण में कोई स्वर हो या वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, उस वर्ण के वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या र ला वा हा हो, तो विसर्ग रा हो जाता है। जैसे निधन उपाय, यहाँ उ आया है विसर्ग के बाद, ठीक है, तो निरुपाय। दुह धन आत्मा, दुरात्मा। निह धन गुण, निर्गुण, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, यदि ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रा आए, तो ई ऊ का बड़ा ई हो जाता है, या ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाता है, तथा विसर्ग लुप्त हो जाता है। यहाँ विसर्ग लुप्त हो जाएगा। जैसे निह धन रव, नीरव। दुह धन राज, दुराज। निह धन रस, नीरस। तो ये आपको याद रखना है कि विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द का प्रारंभिक अक्षर है वो क्या आता है और विसर्ग के पहले क्या स्वर है। तो इस तरीके से आप विसर्ग संधि का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको 100% सॉल्व कर दोगे। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको वीडियो में कमी दिखती है आप उसको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं बेहतर से बेहतर प्रयास करने का आपके सामने लाऊंगा। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये इनके अलावा भी उदाहरण हैं, तो आप उदाहरण तो किसी भी बुक में मिल जाएंगे, पर इस तरीके से जो परिभाषाएं हैं वो सभी बुक्स में नहीं मिलती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।